जी मैं रेंट पे रहती हूँ और माशाल्लाह मेरी शादी को 12 साल हो गए और इन 12 साल में तकरीबन हम कोई 8 दफ़ा जो है वो शिफ्टिंग कर चुके हैं। 8 दफ़ा? जी। अब और शिफ्टिंग तो करना आपको पता है आजकल इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो वो शिफ्टिंग करने के इतने पैसे लेते हैं, फिर जो फर्नीचर वगैरह होता है वो भी कितना मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। मसला ये कि जो हमारे जो मतलब जो मालिक मकान है मतलब वो ना अभी हम जहाँ रह रहे हैं वो इतना तंग करती हैं कि बच्चों को लेकर। अब बच्चे छोटे, पहले तो वो ये पूछती हैं फैमिली कितनी है, बच्चे छोटे हैं बड़े हैं, अब बच्चे हैं बच्चे मतलब चल रहे हैं तो मसला है उनको। आपके बच्चे कितने छोटे हैं? मेरे मतलब एक 5 इयर्स का है, एक 8 इयर्स का है। तो अब बच्चे खेलते हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो वो मुस्तकिल बच्चों को डांटती रहेंगी। अब बच्चे भी ज़रा वो होता है चलो नहीं, थोड़ी देर में हम परेशान हो रहे हैं, चल क्यों रहे हैं, खेल क्यों रहे हैं, आप इतना पानी यूज़ कर रहे हैं। हालांकि हमारी फैमिली छोटी है, इतना नहीं होता। अब मेरे हस्बैंड की अक्सर नाइट शिफ्ट हो जाती है तो वो 2 बजे तक अक्सर आते हैं। तो उस पे वो इतना हमारे बीच इतनी बहस होती है कि रात में क्यों आ रहे हैं, इतने बजे तक गेट बंद हो जाना चाहिए, 12 बजे के बाद कोई आए ना घर में। हाँ। इतनी दावतें क्यों हो रही हैं आपके घर में? 12 बजे के बाद कोई घर में ना है? नहीं, 12 बजे के मतलब आप घर से निकाल दे लो, कोई क्यों आ रहे हैं आपके, मतलब इतनी लेट क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या काम कर रहे हैं? पता होना चाहिए कि टेक्सटाइल में काम करते हैं, वहाँ पे बहुत नाइट शिफ्ट्स लगती हैं। अब अपनी मर्जी से तो कोई नहीं आता। अब पानी का बिल वो अलग, मोटर का बिल अलग लेती हैं, बिजली का बिल अलग लेती हैं, मोटर का अलग लेती हैं। तो ये सारे रीज़न की वजह से हम इतने परेशान हो जाते हैं ना कि शिफ्टिंग करनी पड़ती है। और अभी जो मेरी मालिक मकान है वो मुझसे बात करना पसंद नहीं करती, मेरे हस्बैंड से बात करती हैं। जो भी डिस्कस करना होगा ना, बल्कि ऐसे करते हैं जैसे कंप्लेन लगा रही हूँ उनसे ना कि ऐसे आप मोटर का बिल मांगा, मैंने कहा आप बिजली का बिल हम दे रहे हैं, मोटर के बिल के कहाँ से पैसे होते हैं, वो मोटर के बिल के अलग पैसे लेती है। मोटर में बिजली खींचती है कि मोटर का देखें आपके उसमें मीटर में अलग चल रहा है, 15 डेज उसमें चल रहा है, 15 डेज उसमें चल रहा है, उसके अलग पैसे लेती हैं। आप कुछ बोल दो तो वो मेरे मियाँ से कंप्लेन करती हैं कि आपकी वाइफ ऐसे बात कर रही हैं। वो उनको डराती ना कि अपनी बेगम को ठीक करे वरना घर से निकाल दूंगी। हाँ, तो यही और क्या इसका मकसद हो सकता है? हाँ, इस तरह बच्चों पे दावत में नहीं, वो कहते क्या करें, अब रहना है, क्या कर सकते हैं। हाँ, वो आपको समझाते हैं कि तुम चुप करके रहो। जी बिल्कुल, वरना फिर हम मैं अपने जॉब करूँ या फिर जाके वो घर ढूंढूं। ये मतलब तो बहुत ज़्यादा परेशानी हमें हो जाती है कि इन सारी रीजंस की वजह से शिफ्टिंग करनी, फिर शिफ्ट करो, उस तरह बनती नहीं है माली मकान। अच्छा, ये कहाँ ठीक है, आपके मालिक मकान नीचे रहते हैं ऊपर रहते हैं? नीचे रहते हैं। अच्छा, वो नीचे रहते हैं। जब एक रेंट एग्रीमेंट हो गया तो मालिक मकान बेजा दखल अंदाजी नहीं कर सकता उस प्रेमिसेस में जो उसने रेंट आउट किया। लेकिन वो तो अक्सर कहते हैं कि हमारा तो फर्ज है, कौन आया था घर में, आज क्या पका है, अच्छा चलो एक प्लेट हमारे यहाँ भी भिजवा। लोग बता मैं जब आया था तो मुझे तो नहीं पता था ये इधर है ना, मैंने ये बताया था कि जहाँ मालिक मकान नीचे होगा या ऊपर होगा, समझो किराएदार की जिंदगी अजीरन होगी। तो ये आपके सामने केस आ गया। आप यकीन करें ये इस तरह के केस एक नहीं है, बेतहा केसेस है। और ये सिर्फ कराची में नहीं है, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी यही हालात है जहाँ पता चल जाए। बल्कि अब किराएदार कोशिश करता है कि मैं जो जगह लूँ वहाँ मालिक मकान मेरे करीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर मालिक मकान मुझे तंग करता है। अब आप देखें जिस तरह वो सॉफ्ट। अच्छा, ये वैसे एक टिप भी लिख लें कि अगर आप कोई जगह किराए पे लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ठीक है मालिक मकान जो है ना आपको वैसे चले अब 11 महीने बाद, साल बाद नजर आए, और या कभी काम हो तो आर्टिस्ट आपका फोन उठा ले, ठीक है, लेकिन हर वक्त नजर नहीं आना चाहिए। मुझे ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा और बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ केस स्टडीज और मौजूद हैं। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। किराएदार को भी मसला है और मालिक मकान को भी मसला है, लेकिन मालिक मकान जो है ना वो किराएदारों के लिए कभी कभी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अच्छा, एक मुश्किल किराएदार बहुत बढ़ाते हैं वो तब जब आपने एक एग्रीमेंट किया होता है और आप कहते हैं जी इस टाइम तक हम आपके पास रहेंगे, और उसके बाद वो आपकी जगह खाली नहीं करते। और कुछ जगहों पर तो हमने देखा है कि बहुत सारी जगहों पर जो फिर ख़वातीन हैं वो जाके, ये हमने कुछ ऐसी देखी है प्रॉब्लम कि वो जाके कहती है कि हमें फिर तंग करने की कोशिश की, उसके बाद फिर वो स्टे भी ले लेते हैं। लोग इससे डरते भी कि अकेली खातून को तो हमने किराए पे घर नहीं देना।
कुछ रीज़न ये भी होती है कि लोग ख़वातीन को किराए पे अकेले घर नहीं देते। अच्छा, उसके साथ फिर क्या होता है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि आप किराए के घर के अंदर आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, यानी कि आपने किराए का घर लिया बड़ा। मैं बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को भी देखती हूँ, वो अच्छा बड़े घर लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं जी अब हम ये जो जगह ये शूट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमें इतना पैसे आ जाएगा कि हमारे घर का किराया भी निकल जाएगा और हमारा किचन भी बड़े आराम से चल जाएगा। अब ये भी इस तरह की चीज़ें होती है जिसकी वजह से लोग अक्सर एक्टर्स बिरादरी को भी घर देने से रहते हैं, क्योंकि 90% और लेकिन हमारी अगर देखा जाए तो जो हमारी आर्टिस्ट बिरादरी है, जिसमें हमारे एंकर्स भी आ जाते हैं, जिसमें हमारे एक्टर्स भी आ जाते हैं, वो रेंटेड प्रॉपर्टी में ही रह रहे होते हैं। आज हमारे साथ किरण भी मौजूद है। किरण लेकिन बड़ी कंफर्टेबल है माशाल्लाह, माशाल्लाह से। आशीष इज बीन वेरी लकी कि। और किरण, आप कितने अरसे से रेंट प्रॉपर्टी पे हैं? मैं समझे मुझे 12 साल में एक जगह पे थी, एक ही बाउंड्री में, फिर मैं अभी 2 साल से उसी बाउंड्री में दूसरा घर लिया। पहले मैं पोर्शन में थी और हाफ पोर्शन मेरे पास था और हाफ पोर्शन लैंडलॉर्ड के पास ही था, और अभी पूरा फुल पोर्शन है मेरे पास। लेकिन वही मसलों वाली जो बात आप कह रही थी और ये शूट वाली और ये वाली, एक दफ़ा मुझे याद है निदा अपना मॉर्निंग शो के लिए ना आई और वो पूरी टीम के साथ आ गई, तो वो जी गार्ड्स आ गए और उन्होंने कैमरा शैमरा जब्त कर लिया कि यहाँ तो शूट हो नहीं सकता, हमें इतना पता नहीं था। तो वो कहने लगी कि आप इजाज़त ले लें और आपको वो पेमेंट करनी पड़ती है तो फिर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अदरवाइज लोग छुप के बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट एज अ किराएदार और लैंडलॉर्ड की अगर मैं उसकी बात करूँ, एक दिन का शो था कि नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं, इजाज़त ही नहीं मिली थी वो तो मुझे, जो मैं 12 साल रही हूँ लैंडलॉर्ड के साथ ही, मुझे एज सच तो कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़े बहुत टीदिंग इश्यूज होते हैं। शुरू में जैसे बिजली का था तो मीटर एक ही था तो हम लोग डिवाइड करते थे बिजली का बिल। उनके 2-3 बच्चे थे, मैं इकलौती, या कभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो गए, तो हम लोग डिवाइड करते थे, जिम्मेदारी उनकी थी, वो भरती थी। तो उन्होंने क्या किया, एक दफ़ा शायद भरा नहीं होगा क्या, बिजली चली गई कोई 2 घंटे 3 घंटे, मैं कह रही हूँ अभी तक आ नहीं रही है। फिर मैंने बिल्डिंग वालों से पूछा, उन्होंने कहा हम सब के पास तो बिजली है। मैंने कहा सिर्फ हमारे फ्लैट में नहीं है। पता चला जी वो बिजली वाले आए थे, तार काट के चले गए, बिजली का बिल नहीं भरा था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, 2 दफ़ा ऐसा हुआ, तीसरी बार मैंने कहा आप बिजली का बिल मुझे दिया करें, मैं भर दिया करूँगी और एडजस्ट कर लूँगी जो भी रेंट में होगा। इसी तरह से वो पानी का होता था। कितना ट्रिकी हो जाता होगा, क्योंकि इसमें उनको होता था कि हम भी जितना मर्जी एसी इस्तेमाल करें भी, क्योंकि आप अपनी यूजेज का तो सिर्फ नहीं दे रहे ना, क्या पता आप अगर एक हैं आप, मैंने काफ़ी उनको बोला कि वो सब मीटर लगा दें, लेकिन फिर वो कुछ तार का इशू था या क्या था, वो हुआ नहीं। फिर वो उनके पास भी एक ही एसी था, हमारे पास भी एक ही एसी था। बाद में उन्होंने कोई 2 एसी वो रात भर वो चलाती थी। फिर जब बिजली का बिल ज़्यादा है, मैंने कहा नहीं मैं इतना % दूंगी, मेरे ये यूनिट्स बनते और इससे ज़्यादा नहीं दूंगी। पानी का भी इसी तरह से मसला हुआ था कि जी जो टंकी थी पानी नहीं आया लाइन से, वो टैंकर ही नहीं डलवाते थे ऊपर, जो जैसे वो ड्रम्स रखे हुए होते। मैं कहती थी बस अब हो गया। मैंने अपना अलग वो ड्रम लगवाया जिसमें एक बाथरूम और एक किचन में पानी आता था। फिर मैं परवाह नहीं करती थी, अब आए ना आए फिर मैं अपना भरवा लेती थी। मैं कहा कम से कम काम तो हो। एज सच वैसे कोई इशू नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन फिर वो तो अब आपको भी जानते हैं। लेकिन 12 साल भी बताते हैं कि हाँ 12 साल आपने भी बड़ा मुझे काम करवाना होता था ना, मैं उनको इन्फॉर्म करती थी, काम कराती थी और उनके पैसे डिडक्ट करके उनको रेंट देती थी। फिर मैंने ये स्ट्रेटजी रखी। तो आपका ये नहीं था कि आपका महीने का था? महीने का था, हाँ, एवरी मंथ। अच्छा, ये मैं लोगों को एक टिप भी देना चाहूंगी कि जी आप जो अक्सर लोग ऐसे होते हैं ना कि वो पूरे साल का किराया दे देते हैं, चेक्स दे देते हैं, ठीक है। वो तो चले कि वो तो पोस्ट डेटेड चेक्स तो चले समझ में आती है, लेकिन कुछ लोग कैश में जो वो लेते हैं ना, तो ये मत करें। कुछ लोग कैश में और कुछ लोग पूरे कि हमें तो पूरा एडवांस में पैसे चाहिए। वो मालिक मकान को थोड़ी सी खुशी भी होती होगी, वो लमसम अमाउंट कैश की देखते होंगे, कहते हैं अच्छा दे दें। अच्छा, उस पे अब जो जिस बेचारे को किराए पे आना है, अब उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है ना यहाँ पे, ये तो वो भी अब उसको घर ऑलरेडी तरह से ट्रैप करना भी होता है कि अच्छा पूरे साल का दे दिया, अब तो यहीं पर ये भी यही रहेंगे, फिर अगले वाले को भी सुकून हो जाता है कि चले निकालेंगे नहीं। अच्छा, हमारे साथ आमिर भाई मौजूद है जी बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बढ़िया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आमिर साहब क्या बताना चाहेंगे, क्या चीज शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? जी, मेरा किराएदार के हवाले से एक इशू है थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर भावलपुर में ये मसला बहुत कॉमन है। अच्छा, जैसे ही कोई किराएदार आता है, खास तौर पे गर्मियों में, वो 1 महीना खूब एसी चलाता है और एंड ऑफ द मंथ 60-70 हज़ार बिल छोड़ के और वो भाग जाता है। तो इस मसले को कैसे इस पे काबू पाया जा सकता है? ये प्रैक्टिस है भावलपुर में, यहाँ भी होता है ऐसा, फ्लैट के साथ ऐसे। अच्छा, ये इसमें क्या होता है मुझे बताएं कि आपने क्या पहले उससे पहले सिक्योरिटी नहीं लेते? क्योंकि यहाँ पे तो 2 महीने का या कभी कभी 3 महीने का, 1 महीने का एडवांस लेते हैं, तो बहावलपुर में क्या कोई एडवांस नहीं लेते?
नहीं, यहाँ पर सिक्योरिटी मतलब जो बड़े मकान होते हैं जिसका ज्यादा रेंट होता है उसका तो लेते हैं, लेकिन 15,000 20,000 वाले मकान पे सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। हाँ, वाकई ये इतनी भी सादगी अच्छी नहीं है कि मकसद है कि आप कम से कम 3 महीने का डिपॉजिट तो आपको लेना चाहिए ना, 3 महीने का, ताकि इतना तो। अब लेकिन आप मुझे बताएं, जो बंदा 15,000 का अगर मकान किराए पे ले रहा है तो वो 3 महीने का बता, लेकिन फिर भी आप मुझे बताएं यहाँ पे 45,000 बन रहा है, वो सही बात कह रहे हैं? मतलब ऐसी जगहों पे क्या करें कि अगला बंदा आए जी मकान किराए पे ले, डैडी का फ्लैट था, वो किराएदार तकरीबन उन्होंने 1 साल का इसी तरह से पोस्ट डेटेड चेक्स दे दिया। 1 चेक उनका बाउंस हुआ, 2 चेक उनके बाउंस हुए, तीसरी बार पुलिस केस है तो? हाँ, पुलिस केस है। हमने उनको वार्निंग भी दी कि हम FIR कटवा देंगे अगर आपका ये पैसे नहीं हो। नहीं बस अभी करता हूँ। फिर थोड़ी सी अमाउंट दी, फिर उसमें एडजस्ट किया, मुसलसल इस तरीके से वो बाउंस। और फिर उन्होंने छोड़ के जाना था इस फ्लैट को। उन्होंने कहा ठीक है आप बेशक इसको खाली करें क्योंकि अब हम दूसरा रखेंगे और ये पैसे वो करें। उन्होंने पैसे नहीं दिए, हमने फिर उनको वार्निंग दी कि हम FIR पे देंगे। मम्मी वाज लाइक के नहीं रहने दो बेचारे को, नहीं अभी बात करके देखो, उनको बोलो, फलां को बोलो। बिजली का बिल 1.5 लाख के करीब उन्होंने चढ़ाया हुआ था, पैसे उन्होंने किराए के नहीं दिए थे। फिर जिन्होंने गारंटी दी थी ना उनकी, वो स्टेट एजेंट के साथ बैठ के कि अच्छा जी इनको आप दे दें किराए पे और ये काम करते हैं, मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूँ, उनको हमने राब्ता किया कि भाई आप इनसे पैसे लें वरना हम जा रहे हैं पुलिस में। उनका नहीं अभी नहीं जाएं, वो दे देंगे, वो उन्होंने उधार लिया हुआ है तो वो लोन लिया हुआ है बैंक से। 10 बहाने चले, कुछ अमाउंट उन्होंने वापस की। बिजली का बिल अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है, तो अब ये था कि अब वो पूरा हमें भरना पड़ेगा। बहुत सारे मसले होते हैं। I mean, अच्छे खासे लोग, ये भी नहीं कि जी आप मतलब किस पे भरोसा करें। अब वो यहाँ है भी नहीं, वो चले गए, वो बाहर चले गए और यही बोला वो किसके पीछे जाएं हम बताएं। ये जी आपके साथ जो हुआ मैं क्या, ये तो क्या फ्रॉड वाला केस है भाई। ये तो मैं सोचती हूँ कि आगे ये जो चीजें होती है ना आपकी, देखें कोई भी बुरी नियत और बुरे किरदार वाला इंसान किसी भी एंड पे खड़ा हो सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सारे दुखड़े जो है वो किराएदार के हैं और मालिक मकान के। लेकिन यहाँ पे स्टेट एजेंट जाके कैसे पकड़ेगा उसको? इसमें मैं आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ नहीं, देखिए इसमें वैसे आपके साथ भी आई एम श्योर कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि आपका जो किराएदार है वही फ्रॉड है निकला। रिसेंट रमजानों में हमारे पास ब्लॉक जे के अंदर एक इशू आया था, शकील भाई भी नॉर्थ में रहते हैं, ये खातून है, विडो हैं, उन्होंने वो एक फैमिली को घर दिया है। उन्होंने कहा जी हमारे घर में शादी है और सिर्फ 1 महीने का डिपॉजिट लेके, और 1 महीने 1.5 लाख रुपए उसका रेंट था, 1.5 लाख डिपॉजिट लेके उनको दे दिया। पता है कि जी सिर्फ 3 या 4 लोग हैं, पता चला 8 या 9 लोग थे। फिर वो उन्होंने छत के ऊपर जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के पैड्स भी ला के रख दिए। उनके साथ इतना प्रॉब्लम हुआ कि रमज़ानों में उन्होंने बाकायदा थाने तक बात चली गई, वहाँ बैठ के सेटलमेंट करा के फिर ईद से 3 दिन पहले उनसे जो है ना, फिर हमारी जो एक एसोसिएशन है नॉर्दर्न आबाद की, हमने वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे उस मसले को हल करा के ईद से 3 दिन पहले उनको वहाँ से वैकेंट करवाया। फिर भी 40-50 हज़ार रुपये का बिल जो है वो लैंडलॉर्ड ने अपने सर पे लिया कि भाई ये जा रहे हैं, मुझे इनसे जो है ना जान छुड़ानी है, क्योंकि इनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं था। वो विडो खातून थे, पैसे भी तो एडजस्ट हो जाते हैं ना, उसके बावजूद रह गया था ना। जैसे ही बिजली का बिल 1 महीने का था, अब आजकल अगर आप 3 AC चलाते हैं तो 2 लाख 2.25 लाख रुपए का तो बिल आ जाता है। तो देखिए हर जगह जो है ना, हम तो बात नहीं कर रहे, तो ये बेचारे जिनकी कॉल आई थी वो भी तो लैंडलॉर्ड ही थे, इनका मसला था। किराएदार के साथ क्या था 15,000। तो खैर उनका एक ऐसा इशू है कि अब उनको एक लेसन मिल गया, नेक्स्ट टाइम जो है वो तरह से आपको ऐसा है तो आपसे कि सॉरी जी मैं इजाजत नहीं आपको देता कि आप यहाँ पे AC लगाना। ये आपको चूंकि भावलपुर में पूरे पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, मैं समझता हूँ तो वहाँ पाकिस्तान में जरूरी नहीं कि किराएदार ही मासूम हो, ऐसा नहीं है। मकान के साथ भी ज्यादती होती है, अच्छे बुरे लोग हर जगह के साथ हुआ है ना।